1930 सोलर सिस्टम में प्लूटो को भी ऐड किया गया एज अ प्लेनेट। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2006 एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट्स की एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन बनाई और प्लूटो इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था, तो बस 2006 में इसे प्लैनेट्स की लिस्ट से आउट कर दिया गया। और आज इस वीडियो में हम इसी प्लूटो को थोड़ा नजदीक से देखने वाले। क्लाइड टोम्बाउ, जिन्होंने प्लूटो को डिस्कवर किया था, उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। फरवरी 4, 1906 अमेरिका के एक स्टेट इलिनॉय में क्लाइड टोम्बाउ का जन्म हुआ। वो बचपन में स्कूल तो जाते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट स्कूल के सिलेबस में कम और टेलीस्कोप को बनाने में ज्यादा था। रात में तारों से भरा आसमान उन्हें बहुत पसंद था। क्लाइड टोम्बाउ का एस्ट्रोनॉमी में इतना इंटरेस्ट आने का कारण था एस्ट्रोनॉमी फॉर एमेटर्स, एक ऐसी किताब जिसमें फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर कमील फ्लेमेरियन ने प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी है, वो भी इस किताब को पढ़ के टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करना सीख सकता था, स्काई मैप्स को पढ़ सकता था। स्काई मैप एक डायग्राम होता है जिसमें स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस की पोजीशन दिखाई जाती है। स्काई मैप को पढ़ने पर आप ये जान सकते हो कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन किस डायरेक्शन में है, कौन सा स्टार नॉर्थ या साउथ में है, किस टाइम पर कौन सा कॉन्स्टिलेशन दिखेगा और टेलीस्कोप को किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है। एस्ट्रोनॉमी फॉर एमेटर्स को पढ़ने के बाद सोलर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सकता था। स्काई मैप्स को पढ़कर नाइट स्काई को समझा जा सकता था। नाइट स्काई को समझना यानी रात के आसमान में इतने सारे स्टार्स के बीच कॉन्स्टिलेशंस को देखना, प्लैनेट्स और स्टार्स के डिफरेंस को समझना, मिल्की वे को देखना, रात के अलग अलग समय में आसमान कैसे बदलता है उसे समझना, अलग अलग सीजन्स में आसमान का पैटर्न कैसे बदलता है उसे समझना, मतलब ओवरऑल रात के आसमान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे समझना। एस्ट्रोनॉमी फॉर एमेटर्स में एमेटर्स का मतलब है ऐसे लोग जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर नहीं है लेकिन स्काई और स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ये किताब ओरिजिनली 1904 में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी और लोगों ने इस किताब को इतना पसंद किया कि जल्द ही इसका इंग्लिश वर्जन भी पब्लिश हुआ। कमील फ्लेमेरियन का मानना था कि वैसे इंसान जिन्हें रात में तारों से भरा आसमान एक्साइट और क्यूरियस करता है, वो खुद से टेलीस्कोप का यूज करके प्लैनेट्स और स्टार्स को ऑब्जर्व कर सके, और ऐसा ही हुआ। कमील फ्लेमेरियन की इस बुक को पढ़कर कई लोगों का एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्हीं में से एक था क्लाइड टोम्बाउ, जो 15 साल का था, स्कूल जाता था, लेकिन अब उसके दिमाग में नाइट स्काई में प्लैनेट्स और स्टार्स को देखने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। क्लाइड टोम्बाउ बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पब्लिश होने वाले स्पेस और प्लेनेट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ा करते थे। उनके पास टेलीस्कोप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद से टेलीस्कोप को बनाने का फैसला किया और स्क्रैप मटेरियल्स और लेंसेज से अपना पहला टेलीस्कोप बनाया। लेकिन ये एक सिंपल रिफ्रैक्टर टाइप का टेलीस्कोप था, यानी इससे मून के क्रेटर्स, जुपिटर के 4 मून्स, सैटर्न का रिंग का शेप और ब्राइट स्टार्स देखे जा सकते थे, लेकिन डिटेल्स बहुत ही लिमिटेड होती थी। ये सब कुछ करते हुए अब क्लाइड टोम्बाउ का हाई स्कूल खत्म होने आया था। आगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में एडमिशन लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करे, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही एक बहुत बड़ा हेलस्टॉर्म आया जिससे उनके फैमिली फॉर्म को बहुत डैमेज हुआ, ठीक उसी तरह जिस तरह लेंचो की मक्के की फसल डैमेज हो गई थी। पहले भी क्लाइड टोम्बाउ की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और अब इस साल के हेलस्टॉर्म के बाद फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई। इसी वजह से उन्हें कॉलेज जाना कैंसिल करना पड़ा। इसलिए अब उन्होंने सेल्फ स्टडी और टेलीस्कोप को बनाने में और ज्यादा ध्यान दिया। इस बार वो एक पावरफुल टेलीस्कोप बनाना चाहते थे। पहले उन्होंने एक रिफ्रैक्टर टाइप का टेलीस्कोप बनाया था जो एग्जैक्टली एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन इस बार वो एक पावरफुल रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप बनाना चाहते थे। उन्होंने बुक्स और एस्ट्रोनॉमी एमेटर गाइड्स को और अच्छे से पढ़ा, पावरफुल टेलीस्कोप कैसे बनाया जाता है इसे अच्छे से समझा। उनके फादर और अंकल के फर्म पर ऐसे मैकेनिकल टूल्स होते थे जिससे क्लाइड टोम्बाउ टेलीस्कोप के कुछ पार्ट्स को बना सकते थे, और क्लाइड के फादर और अंकल कभी कभी टूल्स यूज करने में क्लाइड की मदद कर दिया करते थे। टेलीस्कोप बनाने के लिए जिन 4 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत थी उसे क्लाइड ने खुद बनाया। प्राइमरी मिरर बनाने के लिए उन्होंने एक ग्लास डिस्क लिया। उस ग्लास को हैंड ग्राइंडिंग टेक्निक से
शेप देकर एक कॉनकेव मिरर बनाया। फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस में अब्रेसिव पाउडर और सैंड का इस्तेमाल करके उस कॉनकेव मिरर को कई हफ्तों तक पॉलिश किया। फिर टेलीस्कोप ट्यूब के लिए उन्होंने फर्म इक्विपमेंट के पार्ट्स और ओल्ड मशीनरीज का इस्तेमाल किया। फिर टेलीस्कोप माउंट भी उन्होंने मेटल स्क्रैप्स और वुड से बनाया और फिर सारे पार्ट्स को अरेंज करके एक 9 इंच लॉन्ग न्यूटोनियन टेलीस्कोप बनाया। इसमें इमेज इतनी ब्राइट और क्लियर होती थी कि प्लैनेट्स की सरफेस डिटेल्स भी दिख सकती थी। इसी टेलीस्कोप को बनाने में क्लाइड को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था। इससे पहले भी क्लाइड ने कई टेलीस्कोप्स बनाए थे, लेकिन सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यही था। क्लाइड वही 15 साल का बच्चा था जिसे स्कूल में कम और टेलीस्कोप्स को बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, और वही क्लाइड 21 की एज में एक पावरफुल टेलीस्कोप बना चुका था। अब क्लाइड ने रात के आसमान में प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो खासकर मार्स और जुपिटर को देखता था और उन्हें जो टेलीस्कोप से दिखता था उसे बहुत ही डिटेल्ड स्केच में ड्रॉ करते थे। क्लाइड के ड्राइंग्स इतने एक्यूरेट होते थे कि उनमें जुपिटर के क्लाउड बैंड्स और मार्स के डार्क रीजन्स भी दिखाई देते थे। साल के अंत तक आते आते उनकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई थी, और ये सब कुछ उन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल टेलीस्कोप और बिना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के किया था। उनकी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मेड टेलीस्कोप से ही उन्होंने ये सब किया था। और 1928 के अंत में उन्होंने अपने ड्राइंग्स को लोवेल ऑब्जर्वेटरी को भेज दिया, क्योंकि क्लाइड एस्ट्रोनॉमी मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पता था कि लोवेल ऑब्जर्वेटरी प्लैनेट्स की खोज में बहुत ज्यादा एक्टिव है। लोवेल ऑब्जर्वेटरी के फाउंडर पर्सिवल लोवेल ने यह थ्योरी दी थी कि नेपच्यून के बाहर एक और प्लेनेट होना चाहिए, जिसे उन्होंने प्लेनेट एक्स कहा था। इस सब की शुरुआत नेपच्यून की डिस्कवरी से हुई थी। पहले कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था कि यूरेनस की ऑर्बिट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। कभी कभी उसकी पोजीशन कैलकुलेशन से थोड़ी अलग दिखाई देती थी। इसी एनोमली को एक्सप्लेन करने के लिए एस्ट्रोनॉमर जॉन और एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ने कैलकुलेशंस करी और फिर ये प्रिडिक्ट किया कि यूरेनस को कोई अनसीन प्लेनेट डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर उस अनसीन प्लेनेट की डिस्कवरी शुरू हुई और 1846 में नेपच्यून को डिस्कवर कर लिया गया। लेकिन पर्सिवल लोवेल ने देखा कि नेपच्यून के मिलने के बाद भी कुछ छोटी ऑर्बिटल इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि नेपच्यून के बाहर एक और प्लेनेट होना चाहिए, जिसे उन्होंने प्लेनेट एक्स नाम दिया। और इसी प्लेनेट एक्स को ढूंढने के लिए उन्होंने अमेरिका के एरिजोना स्टेट में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, जिसे उन्होंने खुद के नाम पर लोवेल ऑब्जर्वेटरी नाम रखा। और इसी लोवेल ऑब्जर्वेटरी में क्लाइड टोम्बाउ ने 1928 के अंत में मार्स और जुपिटर की ड्राइंग्स भेजी थी। और लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एक एस्ट्रोनॉमर वेस्टो मेल्विन स्लीफर ने जब क्लाइड की ड्राइंग्स देखी तो वो क्लाइड की एक्यूरेसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। वो इस बात को जान गए थे कि क्लाइड बहुत ही एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कर सकता है और क्लाइड की टेलीस्कोप हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। इसलिए उन्होंने क्लाइड को एरिजोना आने का इनविटेशन दिया और लोवेल ऑब्जर्वेटरी में जॉब ऑफर की। क्लाइड टोम्बाउ, जिनका जन्म इलिनॉय स्टेट में हुआ था, लेकिन बाद में वो कैंसस चले गए, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। वहीं उनका चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स अपने फादर के फर्म पर टेलीस्कोप बनाते हुए गुजरा था। और अब 1929 में क्लाइड टोम्बाउ कैंसस से एरिजोना स्टेट चले गए और लोवेल ऑब्जर्वेटरी में काम शुरू कर दिया। लोवेल ऑब्जर्वेटरी में 13 इंच का एक एस्ट्रोग्राफिक टेलीस्कोप था, जिससे आसमान के किसी हिस्से की फोटोग्राफ्स ली जा सकती थी। लेकिन ये फोटोज ग्लास फोटोग्राफिक प्लेट्स पर ली जाती थी, जिस कारण इसमें हजारों स्टार्स दिखाई देते थे। और फिर आसमान के उसी हिस्से की दूसरी फोटो कुछ दिनों बाद ली जाती थी। फिर क्लाइड टोम्बाउ ब्लिंक कंपैरेटर नाम की एक मशीन का इस्तेमाल करते थे। ये मशीन दोनों फोटोग्राफिक प्लेट्स को रैपिडली स्विच करती थी, जिससे स्टार्स सेम जगह रहते थे। लेकिन अगर कोई स्टार मूव करता हुआ दिख जाए, इसका मतलब वो एक स्टार नहीं है बल्कि एक प्लेनेट है। इस प्रोसेस को क्लाइड ने 1929 से 1930 तक यानी लगातार 1 साल तक करते रहे, जिससे उन्होंने लाखों स्टार्स वाली प्लेट्स को कंपेयर किया। क्लाइड रोज घंटों तक ब्लिंक कंपैरेटर से कंपेयर किया करते थे। उन्होंने अभी तक बहुत सारे आसमान के हिस्सों को चेक कर लिया था। और फिर 1930 में जब वो जनवरी 23 और जनवरी 29 की फोटोग्राफिक प्लेट्स को कंपेयर कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटा मूविंग डॉट दिखाई दिया। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट कैलकुलेट की, जिससे ये कंफर्म हुआ कि नेपच्यून के बाहर एक और सेलेस्टियल बॉडी है, यानी एक और न्यू प्लेनेट। लोवेल ऑब्जर्वेटरी में फरवरी 18, 1930 में ही इसे डिस्कवर कर लिया गया था। लेकिन लोवेल ऑब्जर्वेटरी में 3 से 4 हफ्तों तक इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस चला। और जब ये कंफर्म हो गया कि सोलर सिस्टम में एक और न्यू प्लेनेट है, तो मार्च 13, 1930 में
इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। यह डेट स्पेशल था क्योंकि इसी दिन पर्सिवल लोवेल का बर्थडे था, जो लोवेल ऑब्जर्वेटरी के फाउंडर थे, और साथ ही इसी डेट में 1781 में यूरेनस प्लेनेट को डिस्कवर किया था। अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर से हजारों नामों के सुझाव आने लगे। उन्हीं सुझावों में एक नाम वेनेसिया बर्नी नाम की एक 11 साल की लड़की ने भी सजेस्ट किया था। वो इंग्लैंड में रहती थी, रोमन माइथोलॉजी पढ़ती थी, जिसमें प्लूटो पाताल लोक का एक देवता था। उसने सोचा कि ये न्यू प्लैनेट बहुत दूर और डार्क है, इसलिए उसने प्लूटो नाम को सजेस्ट किया। उसके ग्रैंडफादर ने ये नाम लोवेल ऑब्जर्वेटरी को भेज दिया और फिर लोवेल ऑब्जर्वेटरी में वोटिंग करके मई 1, 1930 को प्लूटो नाम को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद साइंस की बुक में एक और प्लेनेट को ऐड किया गया, द लास्ट प्लेनेट प्लूटो। बच्चों को अब एक और प्लेनेट को याद करना पड़ता था, जो कि आसान था। अब सब कुछ सही चल रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन अंटिल 1950 स्टार्ट्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने 1950 से लेके 1919 तक बहुत सारे आईसी ऑब्जेक्ट्स को खोजा। एस्ट्रोनॉमर्स ने 1950 से लेके 1990 तक प्लूटो को और अच्छे से स्टडी किया और उन्हें कुछ अनयूजुअल चीजें दिखी, जैसे कि प्लूटो बहुत छोटा है, इसका ऑर्बिट बहुत ही टिल्टेड और इलिप्टिकल है, और इसी कारण प्लूटो लास्ट प्लेनेट होते हुए भी 1979 और 1999 के बीच सूर्य के इतना नजदीक था जितना खुद नेपच्यून भी नहीं था। और ये चीजें सच में अनयूजुअल यानी असामान्य थी। उसके बाद 1990s में एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपच्यून के बाहर धीरे धीरे हजारों आईसी ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया। ये आईसी ऑब्जेक्ट्स सूर्य से बहुत दूर थे, इसलिए वहां का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता था। इसलिए वहां के वाटर और गैसेस सॉलिड बन गई थी। इसलिए ही उन्हें आईसी ऑब्जेक्ट्स कहा गया और इनका कलेक्टिव नाम रखा गया क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया था कि नेपच्यून के बाहर सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि प्लूटो की तरह ही और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और फिर 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो से भी बड़ा एक ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया, एरिस। और इससे एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि अगर प्लूटो प्लेनेट है तो एरिस को भी प्लेनेट मानना पड़ेगा, और फ्यूचर में पता नहीं ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर होते रहेंगे। यानी प्लैनेट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, और इतने सारे प्लैनेट्स को याद रखना बच्चों के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता था। फिर 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट तभी माना जाएगा जब वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता हो, उसका शेप नियरली राउंड हो, और तीसरा उसके ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर हो। लेकिन प्लूटो के ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर नहीं है, बल्कि प्लूटो के जैसे ही हजारों ऑब्जेक्ट्स प्लूटो के आसपास रह के ही सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी प्लूटो थर्ड कंडीशन में फेल हो गया। इसलिए प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और एस्ट्रोनॉमर्स ने एक न्यू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया, ड्वार्फ प्लेनेट। और इसी कैटेगरी में प्लूटो को भी रख दिया गया। यानी 2006 के बाद से, यानी प्लूटो की डिस्कवरी के 76 ईयर लेटर, अब ऑफिशियली बुक्स में फिर से 8 प्लैनेट्स को पढ़ाया जाने लगा, और अब प्लूटो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट रह गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के इस अनाउंसमेंट के बाद कई सालों तक बहुत सारे कैंपेन्स हुए। जैसे 2007 में न्यू मैक्सिको ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जब प्लूटो न्यू मैक्सिको के आसमान के ऊपर हो तब इसे प्लेनेट माना जाए, क्योंकि क्लाइड टम्बो ने अपने जीवन का काफी समय न्यू मैक्सिको में काम करते हुए बिताया था। उनके बर्थ प्लेस इलिनॉय में भी एक रेजोल्यूशन को पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 13 मार्च को इलिनॉय में प्लूटो डे को डिक्लेयर कर दिया गया। कई देशों के सिटीजन्स, साइंटिस्ट और टीचर्स ने प्लूटो को फिर से प्लेनेट बनाने के लिए कैंपेन्स चलाए। ये कैंपेन्स मोस्टली पब्लिक प्रोटेस्ट, ऑनलाइन पिटीशन, सिंबॉलिक रेजोल्यूशन और अवेयरनेस मूवमेंट के तौर पर चलाए गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में 2500 एस्ट्रोनॉमर्स आए थे, लेकिन सिर्फ 424 साइंटिस्ट ने वोट किया और उसी से डिसीजन ले लिया गया। इसीलिए ही इंटरनेट पर एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू हो गया था, जैसे ब्रिंग बैक प्लूटो, प्लूटो इज स्टिल अ प्लेनेट, सेव प्लूटो। ऑनलाइन पेटिशंस पर लाखों सिग्नेचर आए, लेकिन डिसीजन लिया जा चुका था, प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट एनीमोर। प्लूटो के डिस्कवरी के जितना ही एक्साइटिंग इस छोटे हिप्पो जैसे जानवर का इवोल्यूशन से एक बड़ा मेमथ बन जाना है। इस वीडियो के जरिए आप मेमथ के 5 करोड़ साल पहले के पूर्वज, आइस एज के जाइंट एनिमल्स
जैसे कि जाइंट हाइनास, सेबर टूथ कैट, वुली मेमथ, और इंसानों ने कैसे उन वुली मेमथ्स की हंटिंग किया, ये सब देखने वाले